नमस्कार। आज इस ई लेक्चर में हे ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। हे ब्रिज ऐसी ब्रिज है जो कि अननोन इंडक्टेंस जिन कोइल्स का क्वालिटी फैक्टर Q हाई होता है उसको मेजर करने के काम में आता है। ये ब्रिज मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफिकेशन रूप है और इम्पीडेंस का फेज एंगल अगर ज़्यादा होता है उसको मेजर करने में ये काफ़ी यूजफुल रहता है। इस ब्रिज का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो जो भी ब्रिज हो उसके नाम से अपने को सर्किट डायग्राम याद रखना है और फिर उसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। जो पहले 4 आर्म का जनरल ब्रिज एसी पढ़ा था उस ब्रिज की जैसे ही इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। केवल इसका आपको जो भी ब्रिज है उसका सर्किट डायग्राम याद रखना है और Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर उस जनरल इक्वेशन में रखनी है Z1, Z4 इक्वल टू Z2, Z3 में, और उसको सोल्व करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो काफ़ी इजी है। तो हे ब्रिज में ये देख रहे हो L1 जो है ये अननोन इंडक्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3, R4 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है और C4 स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है, स्टैंडर्ड कैपेसिटर है। इसमें देख रहे हो जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ा था उस ब्रिज में और इस ब्रिज में अंतर यही है कि यहाँ पे R4 और C4 दोनों पैरेलल में थे जबकि इसके अंदर सीरीज में लगे हुए हैं। तो हे ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में क्या अंतर है कि जो ये Z4 था उसके अंदर यहाँ पे जो C और D के बीच में जो कनेक्शन थे वहाँ पे R4 और C4 पैरेलल में थे जबकि इसमें सीरीज में है। प्रैक्टिस में यही रखना है कि इधर 1 से नोटेशन करना है, इधर 2 से नोटेशन करना है, इधर 3 से नोटेशन करना है, इधर 4 से नोटेशन करना है। ABCD यही रखना है। ये डिटेक्टर लगा देना है और ये A और C को AC सप्लाई से जोड़ना है और B और D को डिटेक्टर से जोड़ना है। तो अब इसमें जैसा पहले देखा बैलेंस कंडीशन के अंदर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Z1, Z4 इक्वल टू Z2, Z3। ये आपका Z1 हो गया, ये Z2 हो जाएगा, ये Z3 हो जाएगा और ये Z4 हो जाएगा। तो अब Z1 की वैल्यू क्या आएगी, Z1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। Z1 देखते हैं इसमें, ये आपका Z1 था तो इसमें R और L1 सीरीज में है। तो R और L1 सीरीज में है तो Z1 की यूनिट ओम होगी, R1 की ओम है और L की हेनरी है। तो इसको ओम में चेंज करने के लिए उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि XL की जो वैल्यू होती है, रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है ओम में होती है। तो इसको ओमेगा L1 करेंगे और ये इसकी J इसकी डायरेक्शन के हिसाब से आ जाएगा। कैपेसिटर के लिए -J आएगा और इंडक्टर के लिए +J आएगा। तो ये इसका J फॉर्म में हो गया। तो Z1 इक्वल टू आ जाएगा R1 + J ओमेगा L1। Z2 इक्वल टू R2 हो जाएगा, Z3 इक्वल टू R3 हो जाएगा। और Z4 यहाँ देखते हैं ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R4 सीरीज में प्लस आ जाएगा, R4 + 1/J ओमेगा C4। जैसे मैंने पहले बताया था C की वैल्यू XC की वैल्यू क्या होती है 1/J ओमेगा C। सॉरी, XC की वैल्यू होगी 1/ओमेगा C और कैपेसिटर में -J आएगा तो उसको नीचे लिख देंगे तो वो प्लस का J हो जाएगा। तो 1/J ओमेगा C4। तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है अपने, इसमें इंडक्टेंस भी आ रहा है और कैपेसिटेंस भी आ रहा है। तो इसके अंदर जब भी आपके इंडक्टेंस आता है तो लिखेंगे 1/J ओमेगा L
और अगर कैपेसिटेंस आता है तो उसमें लिख दोगे 1, अगर इंडक्टेंस आता है तो लिखेंगे जे ओमेगा एल, और अगर कैपेसिटेंस आता है तो लिखोगे 1/जे ओमेगा सी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए 1/जे ओमेगा सी और इंडक्टेंस के लिए 1/जे ओमेगा एल। बाकी जो भी सीरीज में है तो जुड़ जाएगा, पैरेलल में होगा तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में होंगे और नीचे हर में इसके उनका सम हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें ये वैल्यू आ जाएगी R4 प्लस 1/जे ओमेगा C4। इस पे इन दोनों को यहाँ देखते हैं, बैलेंस कंडीशन की जो इक्वेशन है Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। तो Z1 की वैल्यू होगी R1 प्लस जे ओमेगा L1, वो यहाँ रख दिया, और Z4 की वैल्यू होगी R4 प्लस 1/जे ओमेगा C4, वो यहाँ रख दी, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, इक्वल टू Z2 Z3। तो Z2 की वैल्यू R2 और Z3 की वैल्यू R3, यहाँ इस पे पुट कर देंगे वैल्यू। यहाँ इनकी वैल्यू पुट करने के बाद में इसको सोल्व करते हैं। R1 को R4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया R1 R4, और जे ओमेगा L1 को जे ओमेगा 1/जे ओमेगा C4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, L1/C4। अब जे ओमेगा L1 को R4 से मल्टीप्लाई किया इससे, इन दोनों को, तो ये आ गया जे ओमेगा L1 R4, और अब R1 को जे ओमेगा 1/जे ओमेगा C4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा R1/जे ओमेगा C4, ये वैल्यू आ गई। ये किसके बराबर हो जाएगी? R2 R3 के बराबर। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ये नीचे जो आपके जे आ रहा है, इस जे को ऊपर ले आएंगे। तो ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, इसको जे से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो जे से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जे आ जाएगा और नीचे जे स्क्वायर। तो जे स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसलिए ये माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया -JR1/ओमेगा C1। ठीक है, अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो इस पे ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो ये हो गया R1 R4 प्लस L1 C4 इक्वल टू R2 R3, और ये पहली इक्वेशन आ गई। इमेजिनरी पार्ट है इसमें जे ओमेगा L1 और इधर -JR1/ओमेगा C4, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और बराबर के इधर 0 है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। इमेजिनरी पार्ट का जे हटा देंगे इसमें से, इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ गया इसमें ओमेगा L1 R4 माइनस R1 ओमेगा C4 इक्वल टू 0। ये इधर आएगा R4 बराबर के इसमें ओमेगा L1 R4, ये यहाँ से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू R1/ओमेगा C4, ये आ गया। अब यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये ओमेगा C4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा L1 R4 C4। तो ये इसकी वैल्यू आ गई।
तो R1 इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर C4 L1 R4। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं R1 R4 प्लस L1 C4 R2 R3। इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने को L1 और R1 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर R1 और L1 साथ साथ आ रहे हैं। जो पहले इक्वेशन की थी उसमें ऐसा नहीं था, इसमें दोनों में ही साथ साथ आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके R1 और L1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि दो अज्ञात की वैल्यू अगर निकालनी है और दो इक्वेशन है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर C4 L1 R4 इंटू R4, तो R4 इंटू R4 R स्क्वायर हो जाएगा प्लस L1 C4 इक्वल टू R2 R3। इन दोनों में से L1 कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे हो गया ओमेगा स्क्वायर C4 R4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C4 इक्वल टू, क्योंकि L1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 R3। अब यहाँ से देखते हैं इसमें एलसीएम ले लेंगे C4, तो C4 एलसीएम लेंगे तो इससे C4 मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा प्लस 1 अपॉन C4, ये वैल्यू आ गई। तो ये L1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें देख रहे हैं ये L1 की वैल्यू हो गई, तो L1 इक्वल टू ये पूरे का पूरा जब इधर आएगा तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके डिवाइड में आया तो ये जो C4 है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो ये होगी L1 की वैल्यू। अब L1 की वैल्यू अपने पास आ गई तो L1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में L1 की वैल्यू रखेंगे ओमेगा स्क्वायर R1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C4 R4 इंटू L1 की वैल्यू यहाँ रख दी, ये आ गई R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो ये इधर आएगी इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके C4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R2 R3 R4 C4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो ये इस प्रकार इसकी वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो इसमें देखा कि जब इक्वेशन को सोल्व किया था तो दोनों में इक्वेशन में R1 और L1 की वैल्यू आ गई थी, इसलिए दोनों को सोल्व करेंगे और एक इक्वेशन में दूसरी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे। इस ब्रिज जो है ब्रिज था वो हाई क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर, वह कोयल जिनका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है उस कोयल का इंडक्टेंस है ब्रिज की सहायता से मेजर करते हैं। इस ब्रिज के अंदर जो ये R4 है ये काफ़ी लो वैल्यू का इसमें रेजिस्टेंस रिक्वायर होता है। ये ब्रिज है ब्रिज
जिन कोइल्स का लो क्वालिटी फैक्टर होता है, लो क्यू फैक्टर होता है, उनके मेजरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। तो हे ब्रिज की सहायता से कौन सी कोइल्स का इंडक्टेंस मेजर करते हैं? जिन कोइल का क्वालिटी फैक्टर हाई हो, यानी जिन कोइल का क्यू फैक्टर हाई हो, उनके लिए हे ब्रिज यूज करते हैं उनका इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। धन्यवाद।